IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। विधानमंडल दल ने नया नेता चुन लिया। ही आदमी हो सकता है जो उस सदन का सदस्य हो। बहुमत जनता दल यू के दावे के साथ है। सबसे पहले है कि वो नेता तो चुने गए, वो गलत नेता चुने गए हैं, असंवैधानिक है। हम लोगों को मौका देंगे, आप जितने समय में कहेंगे उतने समय में बहुमत सिद्ध कर देंगे। विवेक पर छोड़ दिया है कि आपको जो उचित बुझाए वो कीजिए, हम तैयार हैं। पहले कौन सी सरकार, इसका निर्धारण हो जाना चाहिए। अब हर बात नाजायज हो रही है। हर बात में किसी प्रकार से गरीबों को दबाने की बात सब दिन से चली है, तो यहाँ भी एक साजिश चल रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से ठीक पहले बिहार में सियासी पारा आसमान पर है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के विधायक दल के नेता हैं नीतीश कुमार, जो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं, और वहीं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश के नेता चुने जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब गेंद राज्यपाल के पाले में है और उनका एक फैसला बिहार की सियासत में नई लकीर खींच सकता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त बिहार की सियासत के दो धड़ों की गवाही दे रही हैं। दो ऐसे धड़े जो कभी एक हुआ करते थे। बिहार की सियासत में चीजें किसी बॉलीवुड थ्रिलर की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। 2 दिन से मचे सियासी कोहराम के बाद आज नीतीश कुमार ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उनके साथ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, आरजेडी प्रमुख लालू यादव के अलावा समर्थक विधायक भी मौजूद रहे। जनता दल यू विधानमंडल दल ने नया नेता चुन लिया और जिसका समर्थन आरजेडी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने और एक निर्दलीय विधायक ने किया। पूर्ण बहुमत जनता दल यू के दावे के साथ है, इसलिए उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। 130 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश ने साफ किया कि उन्हें जल्द से जल्द सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिल सकता है। जबकि प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद लौटे हैं तो यह इंप्रेशन जा रहा है कि मानो हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस प्राप्त करके आए हैं और उसका उपयोग करेंगे। बिल्कुल बीजेपी के इशारे पर ही तो सब कुछ हो रहा है। नीतीश के साथ पहुंचे लालू यादव की आरजेडी के 24 विधायक भी जेडीयू के साथ हैं। ऐसे में लालू ने नीतीश को तुरंत सीएम बनाए जाने के साथ ही समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपने की बात कही। मांझी जी के जगह पर नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। बिना समय गवाए हुए नीतीश कुमार को आमंत्रित करिए, वोट कराइए। नीतीश कुमार के खेमे ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पार्टी से बर्खास्त भले कर दिया हो, लेकिन मांझी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश के विधायक दल के नेता चुने जाने को ही अवैध करार दे दिया। उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि जब राज्यपाल उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे, वो ऐसा करने में सक्षम है। रही बात कि जिस शक्ति परीक्षण या जिस बहुमत साबित करने की बात उन लोग कर रहे हैं, हम कहां उससे भाग रहे हैं। सियासी सुगबुगाहट ये भी है कि पीएम से मिलने के बाद मांझी के हौसले बुलंद हैं और वो भी अपने साथ बहुमत के जरूरी आंकड़े जुटाने का दम भर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में पीएम मोदी का नाम घसीटे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। हमें मालूम है कि जदयू के हर नेता के ख्वाब में रात में नरेंद्र भाई आते हैं। वो दिन में ख्वाबो ख्याल में नरेंद्र भाई को भूल नहीं पाते, इसलिए हर वजह में प्रधानमंत्री का नाम घसीटना
अमित भाई का नाम घसीटना ये उनकी आदत सी बन गई। यानी ना तो अब नीतीश कदम पीछे खींचने को तैयार हैं और ना ही मांझी हथियार डालने के मूड में हैं। लगातार दिलचस्प होते इस सियासी घमासान में अब सबकी निगाहें राज्यपाल पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, IBN 7। बिहार की राजनीति के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। संबित, आपका स्वागत है। आज आपको हर तरफ से हमलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बिहार की राजनीति भी कुछ उसी तरह बीजेपी के खिलाफ इकट्ठी हो रही है। हालांकि एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं और अजय प्रताप जो मुख्यमंत्री मांझी के समर्थक है वो पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन KC त्यागी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आलोक मेहता RJD के वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ, दोनों साथ साथ हैं, वैसे भी साथ साथ, पटना स्टूडियो में भी साथ साथ। सबसे पहले लेकिन संबित आपके पास आ रहा हूं। JDU के नेताओं का कहना है उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अभी एक तरफ अगर आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देते हैं, सब साथ है उसके बावजूद, तो नीतीश शहीद बनकर सिंपैथी वोट लेंगे और दूसरी तरफ अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो जमकर काम करेंगे। नहीं, जो उनका मन है वो कह सकते हैं, मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रक्रिया में दर्शक दीघा में बैठी है, अर्थात वो एक ऑब्जर्वर है। वहां हम मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में जो भी राजनीतिक घटनाएं बिहार में हो रही है उस पर एक पैनी निगाह रखें, ये हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का वहन कर रहे हैं। हमारा इतना कहना है, ये चले थे जनता परिवार बनने के लिए, सारे जनता दल के लोग मिलकर एक परिवार बनने वाले थे, मगर जिस प्रकार से JDU के परिवार के अंदर ही सरफुटोवल हो रहा है, किस प्रकार का निर्माण परिवार का ये कर रहे थे, ये भी हिंदुस्तान देख रही है। और बार बार जो ये मोदी जी का नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर मांझी नाव छोड़ के जा रहे हैं तो नाव में ही छेद है, किनारे का कोई दोष नहीं है। वो किनारे के ऊपर दोष मढ़ने की कोशिश ना करे। मझधार में मांझी नाव को छोड़ के जा रहे हैं, नाव में ही छेद है। इस समय हमारे साथ आलोक मेहता है RJD के। आलोक जी, क्या एक बात आज तय हो गई है कि आप सब सहमत हैं कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आप सबके मिलाकर जो बन रहे हैं वो नीतीश कुमार बन रहे हैं? आज लालू भी साथ थे और नीतीश जब गए राज्यपाल से मिलने के लिए शरद यादव साथ थे और सभी दूसरे दलों के विधायक भी साथ में थे। राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल यूनाइटेड के साथ विलय होना तय है जी, और यह पार्टी के साथ विलय होना तय है। इसलिए पार्टी का यह निर्णय है कि नीतीश कुमार जी दल के नेता होंगे और विधानमंडल के नेता होंगे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के इस नेता नेतृत्व में आस्था रखते हुए उसका समर्थन करता है। और इसमें निश्चित रूप से इसमें निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आया है, ये अच्छा हुआ कि पर्दे से बाहर आ गए वो लोग और अपनी असलियत को जनता के बीच उनकी असलियत आ गई है। जनता भी समझने लगी है कि ये मांझी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी बोल रहा है जो कुछ भी बोल रहे हैं। इसलिए जनता भी इस मामले में सतर्क हो रही है। यह पूरे जनता परिवार के लिए अच्छे लक्षण है। कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आने वाला चुनाव हम लोग के पाले में है और भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि क्या क्या कर रही है। जनता के बीच उनके पर पोल खुलने लगे हैं। लोकसभा के समय से जितने वादे किए गए सारे फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी विफल रही है और अब जनता का ध्यान दूसरी तरफ हटाने के लिए, मूल समस्याओं से अलग करने के लिए ये तमाम इस तरह के हथकंडे अपना रही है और जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। डॉक्टर संबित पात्रा, आप इसका श्रेय लेना चाहेंगे? देखिए, ये बार बार जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिख रही है और वो भी इस आवेग से कह रहे हैं, तो जनता भी जानती है, 2013 से सब कुछ देखते आ रही है कि स्क्रिप्ट दरअसल नीतीश कुमार के अहंकार ने लिखा है। नीतीश कुमार जी, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, नीतीश कुमार जी पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे,
फिर प्रधानमंत्री बनने की चाहत में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपने आप को अलग किया। उसके बाद नौबत ये आई कि उन्होंने अपने आप को त्यागी एक दिखाने के लिए कि बड़ा त्यागी हूं मैं, बड़ा समर्पित हूं मैं, नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके उन्होंने महादलित कार्ड खेलने का भी कोशिश किया और मांझी जी को जो है मुख्यमंत्री पद पे आसीन किया। और कल मांझी जी ने नीतीश कुमार जी का पर्दाफाश किया ये कह के, और बिल्कुल सटीक कह के, कि एक महादलित को बैठा दिया, ढिंडोरा पीटा पूरी दुनिया में कि महादलित की अच्छाई के लिए हम कर रहे हैं। मगर आप चाहते थे कि महादलित केवल एक रबर स्टैंप बन के आपके हाथों में रह जाए, जो कि मांझी जी को पसंद नहीं आया। स्वाभाविक रूप से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि रबर स्टैंप होके रहे। और उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह महादलित को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ये तो नीतीश कुमार जी के अहंकार का खेल है। नौबत यह आया है कि जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्होंने अपने त्यागी इमेज को बनाने के लिए क्रिएट की छोड़ा था, आज उसी मुख्यमंत्री कुर्सी को पुनः पाने के लिए इस प्रकार का भी षड्यंत्र परिवार के अंदर रच रहे हैं। ये परिवार के अंदर का षड्यंत्र है, इसको बाहर किसी और के नाम पे थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है? पटना से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। प्रेमचंद जी, ये बताएं, जिस तरह से आप मांझी के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ, इसके बाद मांझी साफ साफ तौर पे एक बात कह रहे हैं कि जितने भी महादलित हैं और दलित हैं वो सब देख रहे हैं कि आप उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, इसमें घटनाक्रम को 2-3 समय दीजिए मैं कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। संबित पात्रा जी जितने अभी पवित्र विचारों को रख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तो दूसरों को मूर्ख क्यों समझ रहे हैं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अर्ली इलेक्शन चाहती है। ये जल्दी राष्ट्रपति शासन में स्टेट को ढकेलना चाहते हैं। इनकी साजिश वो है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी में फूट कराने से अगर किसी को लाभ होगा तो भारतीय जनता पार्टी समझती है उसे हो सकता है। कल प्रधानमंत्री से मांझी जी मिलकर निकलते हैं और एकाएक कहते हैं कि हमारे पास 34 लोगों को मिनिस्ट्री देने का प्रोविजन है, हम 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो अगर इस तरह का बयान, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके साथ सिर्फ 10 और 11 एमएलए बचे हैं और बहुमत आज पूरे पटना में देखा, कई दिनों से लोगों ने देखा है, जो विधायक दल का बहुमत है जनता दल यूनाइटेड का, वो श्री नीतीश कुमार के साथ है। 97 एमएलए हैं आउट ऑफ 111। इसके बाद भी अगर लोकतंत्र की गला घोटने की कोशिश हो रही है, इसे दलित महादलित की बात करने की बात हो रही है, संबित लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास ना करे बीजेपी, दबाव उसके ना बनाए। 130 कह रहे हैं कि 130 विधायक हमारे साथ हैं, जबकि अगर मांझी साहब और उनके समर्थकों की बात मान भी ली जाए तो सब कुल मिला के उनके पास 99 की संख्या बन रही है। 100 ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जा रही आगे। नहीं, ये प्रश्न मेरे से पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप देखिए, मांझी साहब भी और नीतीश कुमार दोनों ही महामहिम के पास नहीं, क्योंकि उनके 100 की संख्या में तो आपके 87 शामिल है ना विधायक। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, ये सब जो कौन किसको समर्थन देगा कि नहीं देगा, किस प्रकार से सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री होगा, यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी महामहिम अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे। दोनों ही पक्ष महामहिम के पास गए हैं, तो अभी से हम महामहिम के विस्डम पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दे कि वो उचित निर्णय नहीं लेंगे, ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलता हूं, लेकिन जी समित अजय प्रताप मांझी जी के समर्थक इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय जी, ये बताइए, आपके साथ कितने विधायक हैं जिनके बल पर आप कोशिश कर रहे हैं कि मांझी जी बाकायदा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहे? अभी तक आप सबको जैसा पता है 70-75 विधायक हमारे साथ हैं और संख्या बल अभी बढ़ने की संभावना है। ये 70-75 कहां के? सारे जेडीयू के? जेडीयू के हैं, कुछ आरजेडी के भी हैं। कितने जेडीयू के? हेलो, जेडीयू के करीब 70 है और 2-4-5 है आपके जेडीयू राजद के, तो 75 हुए। और आपको यह विश्वास है कि बीजेपी आपका समर्थन करेगी? उसके बगैर तो आप पूरी तरह से हारे हुए हैं। विश्वास है और जब जरूरत पड़ेगी तब समर्थन लेंगे। अभी तो खैर पहले तो हम अपनी संख्या बल जुटा रहे हैं, उसके बाद समर्थन की बात आती है। अभी समर्थन के लिए हम लोगों ने कहा ना, बीजेपी से कुछ ऐसी बातें हुई है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बीजेपी से भी मांगेंगे समर्थन। पहले 17 सालों से लेते रहे हैं उसका समर्थन, एनडीए था। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही रहिए।
अरुण सिंह के पास चलते। अरुण, जनता दल यूनाइटेड तो ये कह रहा है कि कल तक फैसला कर दिया जाए, वरना वो अपने विधायकों को लेकर और समर्थक दलों के विधायकों को लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जेडीयू की ये जो दबाव की राजनीति है वो भी राज्यपाल के ऊपर, ये कितनी कामयाब रहने के आसार आपको नजर आ रहे हैं? अभी पटना से आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जहां तक जेडीयू की रणनीति के कारगर होने का सवाल है, तो एक चीज तो है कि जेडीयू ने अब तक अपने जो 97 विधायक हैं वो आरजेडी के 24, 5 कांग्रेस के और 1 सीपीआई और 1 निर्दलीय, लगभग 130 के आसपास विधायकों को अपने साथ जोड़े रखा है, इंटैक्ट रखा है। वो अभी उनमें से कोई टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार है कि अगले कुछ घंटों में अगर राज्यपाल जीतन राम मांझी को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहते हैं, तो कम से कम वो जो उनके समर्थक विधायक हैं उनको अपने पास जोड़े रखें और जीतन राम मांझी सरकार गिर जाए। तो राज्यपाल को कन्विंस किस हद तक कर पाए हैं कि वो जल्दी से जल्दी बहुमत साबित करने के लिए जीतन राम मांझी को कहे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जीतन राम मांझी जब बाहर निकल करके बात कर रहे थे मीडिया से, तो ऐसा लग रहा था कि राज्यपाल ने उनको इस बात के संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2-4 दिनों के अंदर ही उनको बहुमत साबित करना पड़े। अरुण, ये जो बिहार के सागर में ऊंची ऊंची लहरें हिलोरे ले रही हैं, इसमें कब तक अपनी नाव बचा पाएंगे जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी के पास क्या विकल्प बचे हैं, इस सवाल का जवाब यह है कि राज्यपाल क्या रुख अपनाते हैं। अगर राज्यपाल उनकी बात से कन्विंस है, जिसमें उन्होंने मांझी ने कहा है कि 20 तारीख से उन्होंने सदन का सत्र बुलाया ही है, तो 20 तारीख तक उन्हें मोहलत दे दी जाए। उसके बाद जो है गुप्त मतदान हो, अगर शक्ति परीक्षण की नौबत आती है तो गुप्त मतदान हो, एक पर्यवेक्षक उनका भी रहे, जेडीयू की तरफ से भी एक पर्यवेक्षक रहे। तो अगर उनकी बात राज्यपाल मानते हैं तो उनको मोहलत मिलेगी और उस बीच वो कुछ विधायकों को और अपने पाले में करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि नहीं, ये बहुत लंबा समय है, और अगर जेडीयू की मांग अगर वो सुनते हैं और अगले कुछ घंटों में अगर या कुछ दिनों के अंदर अगर शक्ति परीक्षण की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जीतन राम मांझी को कुछ विधायक अपने साथ लेने पड़ेंगे, फिर बीजेपी का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, और तभी शायद वो सरकार अपनी बचा सकते हैं। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की लग रही है कि जीतन राम मांझी को अगर तुरंत बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है तो मुश्किल होगी उनके सामने बहुमत साबित करने में। पटना से अरुण सिंह, धन्यवाद। जेडीयू के केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ एक वाजपेयी है। एलजेपी कितनी खुश है जिस तरह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, और जैसा कि आरोप है जेडीयू कह रही है कि हर तरह से मांझी साहब को पूरा समर्थन बीजेपी दे रही है, उनकी शह के बिना इतनी सारी बातें इतने दमखम के साथ मांझी नहीं कर सकते थे। वाजपेयी जी, देखिए, ऐसा है कि अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उन्होंने बड़ा क्लियर तौर पे कहा है कि बीजेपी तो दर्शक दीर्घा में बैठी हुई है। हाँ। उनका इस जनता दल परिवार के टूटने से या न टूटने से इस एपिसोड में उनका कोई हाथ किसी तरीके से है नहीं। अब सवाल ये रहा कि नहीं, लेकिन अगर मांझी साहब बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो आप उसका स्वागत करेंगे? आप खुश हैं से? नहीं, बीजेपी के साथ शामिल होंगे नहीं होंगे ये प्रश्न तो अभी गर्भ में है। हम लोग तो दलित महादलित के साथ जो अत्याचार जनता परिवार के लोग करना चाह रहे हैं और जो कि सभी लोग देख रहे हैं, अभी तक तो गठबंधन में आपके बड़े नेता रामविलास पासवान वही चेहरा थे दलितों के जी। लेकिन अगर मांझी भी आ जाते तो महादलितों का एक और चेहरा जुड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दलित के बिहार में क्या, नेशनल में क्या, बहुत से लीडर हैं और बीजेपी के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी पार्टी पे या हमारे नेता की सेहत पे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल ये है कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से नीतीश बाबू ने अपने स्वार्थ के लिए महादलित कार्ड खे के मुख्यमंत्री मांझी साहब को बनाया, और उसके बाद जब सत्ता से दूर रहने की छटपटाहट हुई तो किस तरीके से उसको बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से धुतकारा जा रहा है और किस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो सत्ता छोड़ें और नीतीश को वापस दें। ये सरासर अत्याचार है दलित और महादलित के खिलाफ। महादलितों का ये अपमान बिहार में और देश में लोग देख रहे हैं, मांझी कह रहे हैं, और यही बात अभी एलजेपी के वाजपेयी जी भी कह रहे हैं। बिहार में सियासी घमासान में हर चीज शीशे की तरह साफ नहीं है। इस संकट में अपना अपना फायदा लेने के लिए कई नेता सतर्क भी हो गए। नीतीश समर्थक रमई राम खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने का दावा पेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार सम्मान नेता है, सभी दलों ने उनको नेता मान चुका है, तो मेरा भी अधिकार बनता है, मेरा भी सोच है कि उनके तरफ से हमको भी
मैंने डिप्टी सीएम को होना चाहिए। शरद यादव जी हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को हटाने पर कोई चर्चा नहीं। लालू यादव जी हमेशा कहते रहे जीतन राम मांझी जी कंटिन्यू करेंगे और अच्छा काम कर रहे हैं। जब 48 घंटा 12 घंटा पहले तक अच्छा काम कर रहे थे तो 12 घंटे के बाद कौन सा खराब काम कर लिए। आइए सीधे चलते हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी जी के पास, जो दिल्ली से हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, कितनी यूनाइटेड है जनता दल यूनाइटेड? देखिए, मैं आपके द्वारा और पैनल के माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता दल यू और जो और भी राजनीतिक दल हैं, सबके अपने अपने पार्टी के संविधान हैं। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कि जनता दल यू के अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद की किसी भी अधीनस्थ पार्टी इकाई व पार्टी के किसी भी सदस्य को यदि अनुशासन भंग किए जाने का प्रारंभिक सबूत हो मुअत्तल कर सकते हैं। अध्यक्ष को चाहिए कि वे ऐसे मामलों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक में स्वीकृत करें। नंबर 1। नंबर 2, इसी आशय का पत्र श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जो प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख करके श्री मांझी जी को अविलंब दल की सदस्यता से निष्कासित किया है और जिसको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी ने स्वीकृत किया है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कौन पार्टी किस मेंबर को संविधान की किस धारा के तहत निकालती है, ये किसी भी पार्टी का पर्सनल प्रोगेटिव। नंबर 1। नंबर 2, हमने श्री मांझी जी के ही कहने पर, उन्हीं के आग्रह पर, अब वो पलट सकते हैं, शरद यादव जी ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। ये ऐसा ही है जैसे श्री अमित शाह जी कल को खट्टर जी से कह सकते हैं, अमित शाह जी श्री नंदकिशोर यादव को कह सकते हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपका दावा हमने सुना। अजय प्रताप है, मांझी समर्थक है, इस वक्त हमारे साथ है और वो आपकी बात को सही नहीं ठहराते। अजय प्रताप, क्यों? मेरी बात पहले मेरी बात पूरी सुनिए। आप लंबा भाषण नहीं, आप पॉइंट वाइज आते हैं ना, आपने एक बात कही उसका जवाब ले लेते हैं। आपकी मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी। मैं आपके पास लौटूंगा ना सर। केसी त्यागी जो कह रहे हैं, एक केसी त्यागी जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने जीतन राम मांझी के आग्रह पे ही इन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है, किसी और लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने तो अपने मन से विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार और सिर्फ विधायक दल के नेता को होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। हमारे नेता मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। त्यागी जी का जवाब सुन लीजिए अब। त्यागी जी। हाँ, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके कुछ कल्याण सिंह कब ने क्या किया और कब क्या कुछ भी असंवैधानिक होगा तो उसको हम मान लेंगे क्या? देखिए, मैं कल्याण सिंह ने क्या किया, बैठक से उठ के चला जाऊंगा, मैं बीच में बोलता नहीं। अजय जी, पहले एक बार केसी त्यागी जी की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगा बाकायदा आपके पास जवाब के लिए आऊंगा। जी त्यागी जी। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, बाद में मुझे सुन लीजिए। पहले उन्हीं को सुन लीजिए, आप वो बहुत अधीर हो रहे हैं। नहीं, अब आपकी बारी। नहीं, बोल लीजिए। बीच में मैं ना बोलूंगा ना आप बोलेंगे, समझे ना। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी कुछ अनबन थी पार्टी को लेकर के। पार्टी के उस समय यहां बड़े नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो श्री कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के नेताओं ने बुलवाई और माननीय कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया। ऐसे ही उमा भारती जी के साथ हुआ। तो जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। इसलिए श्री शरद यादव जी के कहने पर मीटिंग बुलाई गई। उसको पार्टी का कोई भी नेता अगर असंवैधानिक कहता है तो अनुशासनहीन कार्रवाई है। उस बैठक में 98 विधायक उपस्थित थे, जिन्होंने श्री मांझी जी को हटा करके श्री नीतीश कुमार जी को नेता चुन लिया। इसमें कौन सी चीज असंवैधानिक है? और मैं अपने मित्र बताना चाहता हूं जो मांझी जी समर्थक हैं, शरद यादव जी दोपहर का खाना खाने के लिए गए थे मांझी जी के आवास पर। त्यागी जी, आपकी इजाजत से अब मैं जवाब ले रहा हूं। अजय प्रताप जी, ले लीजिए। नीतीश जी का चुना जाना मांझी साहब कह रहे हैं अवैध है, क्यों? पहली बात, विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई वो बैठक ही अवैध थी और उस बैठक को में जो चुना जाना है वो पूरी तरह से अवैध है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब नीतीश जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था
तो उस वक्त हेलो जी जी हम आपको सुन रहे हैं, सुनाई पड़ रहा। हाँ, जब नीतीश जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था तब लगा था कि हाँ एक समाजवाद का सपना, लोहिया जी का सपना, महात्मा गांधी का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हो गया 3 महीनों में कि ये सपना उन्होंने तोड़ दिया। ये कुछ सत्ता लोलुप लोग जो मैं आदरणीय नीतीश जी का बहुत आदर करता हूं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, कुछ ऐसे सत्ता लोलुप लोग जो उनको गुमराह कर रहे हैं और उसी गुमराह में आके वो मांझी जी को त्यागी जी ये सवाल तो कई लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश क्यों रिजाइन करके गए और क्या कारण है कि अब वो वापस आ जाना चाहते हैं। दोनों चीजें कई लोगों को बहुत क्लियर नहीं है। पहले वाली बात आपको क्लियर हुई कि मीटिंग संवैधानिक है, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाई है। कल को सोनिया जी, कल को अमित शाह जी अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निर्देश देते हैं कॉन्फिडेंस सीख करने के लिए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्टी के हिसाब से सही है गलत है? आप दोनों के पक्ष जनता के सामने, आप दोनों के पक्ष जनता के सामने रिजाइन करा देगा, वो तो सहमति होनी चाहिए। जी अजय प्रताप जी, मुख्यमंत्री की भी सहमति होनी चाहिए कि आके, वो तो जबरदस्ती आप इस्तीफा दिलाने की बात कर रहे हैं त्यागी जी। आप नंबर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं अजय जी। नंबर 1, नंबर 2, आज पटना की सड़कों पर पूरे विश्व के मीडिया ने, पूरी बिहार की जनता ने, राज्यपाल महोदय ने 130 विधायकों की परेड देखी है। और हमने माननीय गवर्नर महोदय से निवेदन किया है कि श्री मांझी जी को 48 घंटे में, 24 घंटे में जितना जल्दी हो वो विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कहें। चूंकि इनके हिसाब से तो वो 250-300 के करीब विधायक मांझी जी के साथ हैं, 70-75 हमारे हैं, 90-95 बीजेपी के हैं। तो इनको दिक्कत क्या है? इनको चुनौती देनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। डॉक्टर संबित पात्रा को यहां पर मैं लाना चाहूंगा। संबित, 24 से 48 घंटे का अल्टीमेटम है, एक तरह से दबाव की राजनीति, राज्यपाल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश। देखिए, मैंने आरंभ में भी कहा कि राज्यपाल के विजडम को दबाव में लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उनके पास उतना ज्ञान है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, संविधान के अनुरूप वो अपना निर्णय लेंगे। इसलिए उनके ऊपर जिस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि राज्यपाल निर्णय नहीं लेंगे तो हम दिल्ली चला जाएंगे, वहां जाके घेराबंदी करेंगे और सदन नहीं चलने देंगे, ये उचित नहीं है। केसी त्यागी जी, दबाव की राजनीति क्यों? मैं और मेरे मित्र संबित पात्रा जी और हम सबों के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था, जब इनको लगा था कि जो रमेश भंडारी हैं उनका काम अनैतिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अटल जी के नेतृत्व में हम राष्ट्रपति भवन के बाहर बैठे थे, तब इन्होंने मैंने नहीं किया। श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में जब श्री नीतीश कुमार को शपथ नहीं दिलवाई 2005 में सरदार बूटा सिंह ने, तो आडवाणी जी के नेतृत्व में हम राजभवन आए थे, तब इन्होंने उस बात को गलत नहीं बताया। आज नीतीश कुमार जी के लिए अगर हम राष्ट्रपति के यहां गुहार देते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो जाता है? और संबित पात्रा जी, मेरे पास 25 लोगों की लिस्ट है किस तरह से पिछले 60 साल में गवर्नर्स ने मेजोरिटी के मुख्यमंत्रियों को के फैसले को मानने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, उस समय की जनसंघ, हमारा लोकदल समेत सारे राजनीतिक दलों ने इन संवैधानिक अधिकारों के हनन करने के लिए गवर्नरों को समय समय पर दोषी ठहराया है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उस समय की जनसंघ शामिल थी। तो जब वो फैसले जब गलत थे, आज सही कैसे हैं? आप वही काम नहीं कर सकते जिन कामों का आप जीवन भर विरोध करते रहे। उत्तर दे दूं त्यागी साहब, अभी तक तो फैसला आया ही नहीं है। जो फैसला आया ही नहीं है महामहिम की ओर से, वो गलत है या सही है, उस पर अभी से निर्णय कैसे लिया जा सकता है? आज ही दोनों पक्ष महामहिम के पास गए हैं, दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष को महामहिम के सामने रखा है। अभी समय भी कुछ बीता नहीं है, निर्णय नहीं आया, उससे पहले ही धरने की बात कर रहे हैं हम। हमारा सिर्फ इतना कहना है, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि हम वहां के मुख्य विपक्षी दल हैं, ऐसे में दर्शक दीर्घा में बैठकर इस पूरे खेल को बाहर से देखना ये हमारा धर्म है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से जेडीयू के घर में सिर फटौल चल रहा है। ऐसे में हमारे रोल को बढ़ा चढ़ाकर जिस प्रकार से त्यागी जी या जेडीयू के अन्य सदस्य रख रहे हैं, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। यहां वाजपेयी जी हमारे साथ जाने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्दी से एक रिस्पॉन्स उनसे भी ले लूं। एलजेपी के नेता है,
उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। जी वाजपेयी जी। देखिए, ये सारा घटनाक्रम क्यों उत्पन्न हुआ ये बिहार की जनता देख रही है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नर साहब कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से किस व्यक्ति का क्लेम मानते हैं, मांझी जी का मानते हैं या नीतीश जी का मानते हैं, और उसका सारा का सारा श्रेय जो है वो फ्लोर टेस्ट होता है। SR बोमई के केस में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किसको आमंत्रित करें। अभी मुख्यमंत्री मांझी ने रिजाइन नहीं किया है, हो सकता है वो उनको पावर दे दें कि आप क्लेम करिए, हो सकता है कि वो नीतीश जी को कहें, तो अभी उस पर बहस करने का कोई औचित्य है नहीं, और ना ही राष्ट्रपति जी के यहाँ पराड करने की कोई बात है। ये जो सारा राजनीतिक क्रम किया जा रहा है, ये वोट की राजनीति को देखते हुए नीतीश कुमार कर रहे हैं। और शरद यादव जो संवैधानिक बात करते हैं, संविधान का डिस्प्यूट यहाँ नहीं है, उन्होंने पार्टी से अगर मांझी जी को निकाल दिया है, मांझी जी ने उसको चैलेंज नहीं किया है, लेकिन सवाल यहाँ है मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फ्लोर टेस्ट के माध्यम से डिसाइड होगा। और ये सारा का सारा गवर्नर के पास अधिकार है कि वो 2 दिन में बुलाते हैं, 10 दिन में बुलाते हैं। उस निर्णय को अभी तक निर्णय आया नहीं है, इसलिए उस पर चुनौती नहीं की जा सकती है। लेकिन एक मैसेज चला गया है कि किस तरह से महादलित के व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, जनता दल भी शामिल है, बल्कि CPIM और CPI वाले लोग भी शामिल हो चुके हैं। इसका कॉग्निजेंस जनता ने ले लिया है। यह गंभीर विषय की बात है। महादलितों का और दलितों का मुद्दा यहां खास है, चुनाव दूर नहीं है, उनके वोट अच्छे खासे हैं बिहार में, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर है। बाकी दलों से भी बात करेंगे। हम बिहार की राजनीति पर बात कर रहे हैं। अपनी सभी खास मेहमानों के पास एक आखिरी रिस्पांस के लिए मैं चलूंगा। सबसे पहले केसी त्यागी जी, आपके पास आज अगर मार्केट को देखें, सेंसेक्स 490 पॉइंट गिरा है। देश में एक परसेप्शन तो इस वक्त है कि इकोनॉमी के लिए, विकास के लिए अगर कोई पार्टी चाहिए तो वो बीजेपी है। पिछले 3 महीनों में लगभग 2000 किसानों ने इसलिए आत्महत्याएं की हैं कि उनको ना तो गेहूं के दाम ठीक मिले, ना चावल के दाम ठीक मिले, ना गन्ने के दाम ठीक मिले, ना कपास के दाम ठीक मिले। तो आपका जो सेंसस है वो दलाल स्ट्रीट का और जगहों का है, गांव के गरीब किसान मजदूरों का ये सेंसस नहीं है। उनके यहाँ भी पूछे कि उनकी जिंदगी में कोई खुशहाली आई कि नहीं आई है। जो पिछली सरकार ने कानून बनाया था भूमि अधिग्रहण का, जिसके तहत उनको आप कह रहे हैं सिर्फ इंडस्ट्री का इंडेक्स है, ये खास तौर पे गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं कहता। मैं कह रहा हूं कि हमारी जो भूमि अधिग्रहण में जो हमें अपने दाम लेने का जो अधिकार पिछली सरकार ने दिया था, इस सरकार ने वो हाथ भी हमारे काट लिए। अब सरकार चाहेगी बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट के लिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, बगैर हमें बताए, बगैर हमारी जानकारी के अपने आप जमीन छीन सकती है। तो अगर इसी को सेंसस होते हैं तो ये दुनिया आपको मुबारक। प्रेमचंद मिश्रा जी के पास भी जाऊंगा, पर पहले संबित जवाब देना चाह रहे हैं। जी संबित। देखिए, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से एक ही वाक्य कहना है। वो वाक्य है कि ये जो पूरा आप खेल देख रहे हैं, इस खेल का स्क्रिप्ट कहीं लिखा गया है तो वो नीतीश कुमार जी के अहंकार के स्याही से लिखा गया है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि अहंकार अंततोगत्वा हारता है। और आप देखिएगा किस प्रकार से 2014 के, मैं ये अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं कि 2014 में इलेक्शन में नीतीश कुमार जी अपने अहंकार के कारण जो जेडीयू जाओ ढूंढो उसे पार्टी बन गई थी, मात्र 2 सदस्य लाके, आज उसके परिवार में ही फूट पड़ गया है। जेडीयू अर्थात जनता दल डिवाइडेड बन गया है, वो आज यूनाइटेड नहीं है। मुझे लगता है आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है नीतीश कुमार जी को, और कहीं ना कहीं नकेल कसना है तो अपने अहंकार को कसना है। आखिरी सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी आपसे, जैसा कि संबित थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मोदी वर्सेस ऑल इसीलिए हो गया है कि लगातार जीत के बाद खौफ है, और बिहार में इसीलिए मोदी वर्सेस ऑल। देखिए, राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि कई सालों तक हमने देखा कांग्रेस वर्सेस ऑल रहा है। आज जो उनको बहुमत मिला है उस अहंकार की बात हमारे मित्र कर रहे हैं, बीजेपी के हमारे भाई। लेकिन कल एक अहंकार और चूर होते हुए हम देखेंगे जब काउंटिंग दिल्ली का होगा। मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक पद्धति में हमें बहुमत का सम्मान करना चाहिए, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को तो और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिसके पास बहुमत है
उसको हम सत्ता में आने दें, उसके लिए अड़चन न रोके। ये कह रहे हैं कि इनको आशंका क्यों है? आशंका के कई राजनीतिक कारण है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जिस तरह से मांझी जी ने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए खुला ऑफर दिया, तो ऐसे एक परसेप्शन बना कि कहीं ना कहीं इनको हिंट मिला है कि बीजेपी के 87 एमएलए मांझी को सपोर्ट कर देंगे, आप 30-35 एमएलए को पटा के लाओ। तो यह अपने आप एक अनोखी घटना है कि चीफ मिनिस्टर जिनको 5-10 एमएलए का समर्थन है, अल्पमत में आ गए हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम 30 मिनिस्टर बना सकते हैं, 2 चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जब प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कहा? तो कहीं ना कहीं क्या लोकतंत्र में अगर हॉर्स ट्रेडिंग को इस तरह से बहारा देंगे? ये बीजेपी को छोड़कर सबको पता है कि मांझी के साथ 10 से 12 एमएलए से ज्यादा एमएलए नहीं है, फिर भी आप उनको अगर जगह और समय देना चाहते हैं किसी कारण से, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। संबित, आखिरी 30 सेकंड। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि ये सब निर्णय कौन किसको समर्थन देगा, समर्थन नहीं देगा, एसआर बोमई केस ने कहा, ये सड़क पे निर्णय नहीं होता है, ना ही टीवी डिबेट पे निर्णय होता है, ये सदन के पटल पे होता है। इसलिए हम सब परिपक्व लोग बैठे हैं, सदन की पटल पे जब ये विषय आएगा तो इसका इंतजार करिए, कौन किसको समर्थन देता है, नहीं देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संबित आपका, केसी त्यागी जी का, प्रेमचंद जी आपका और अजय प्रताप आपका भी।